लोकसभा चुनाव के लिए सियासी महाभारत जारी है। इसी चुनावी घमासान के बीच न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है एक खास शो, नेताजी का एक दिन। इस शो में हम आपको बताएंगे प्रदेश के बड़े नेताओं की दिनचर्या कैसी होती है। हमारे संवाददाता नेताओं के साथ पूरा दिन बिताते हैं। इस शो की शुरुआत हमने की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ। हमारे संवाददाता पवन गौड़ सुबह सुबह पहुंचे दिल्ली में केशव मौर्य के घर। समर चाहे जो भी हो, उसमें रणनीतिकारों की भूमिका अहम होती है। राजनीतिक समर में नेता तो बहुत होते हैं, लेकिन जननेता जो होता है वही असली चाणक्य होता है और वही जनता की नब्ज को समझकर अपनी पार्टी को जीत दिलाता है। आइए आज आपको मिलवाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और आपको आज उनकी जीवन की जो रेखा है उससे परिचित करवाते हैं, किस तरह आगे वो बढ़ते हैं और अपनी रोज की गतिविधि जनता के सामने रखते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं और आगे की जो रणनीति है, किस तरह से पार्टी को आगे विजय दिलानी 2019 के अंदर, उसको जनता के सामने रखकर अपनी पार्टी को जीत दिलाते हैं। केशव मौर्य के घर पर हमने देखा दिन की शुरुआत करने से पहले वो पूजा कर रहे थे। और साथ ही घर पर उनके लिए नाश्ता तैयार हो रहा था। पूजा करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे डाइनिंग टेबल पर। नाश्ता तैयार था, उनके साथ हमने भी नाश्ता किया। केशव मौर्य घर का सादा खाना पसंद करते हैं। नाश्ता तैयार करने में इसका खास ख्याल रखा गया था। नाश्ता करने के बाद केशव मौर्य अपने दफ्तर पहुंचे, जहां कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी समस्याओं को केशव मौर्य ने गंभीरता से सुना और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद केशव मौर्य चुनावी सभा में जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। ललितपुर में उन्हें जनसभा को संबोधित करना था। हवाई जहाज में हमारे संवाददाता पवन गौड़ भी उनके साथ सवार थे। सफर के दौरान हमने केशव मौर्य से तमाम सियासी सवाल किए। 2019 के रण के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी योद्धाएं अपने अपने हथियारों के साथ मैदान में हैं और अपनी अपनी सेना की जीत की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, 2019 का रण है, सज चुका है। सारी पार्टियां अपने अपने मैदान में हैं, अपने अपने हथियारों के साथ। बीजेपी किन मुद्दों के साथ नीचे उतरने जा रही है? देखिए, बीजेपी के पास विकास का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है, गरीबी के खिलाफ जंग करके हमने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, वह भी हमारा मुद्दा है। किसान के जीवन में परिवर्तन आए, कृषि के क्षेत्र में जो सर्वाधिक संख्या अभी भी निर्भर रहती है, उसकी आय बढ़े। उसको जब अपनी फसल बोना हो तो बीज के लिए, उसको जब अपना उर्वरक लेना हो तो उर्वरक के लिए, कीटनाशक लेना हो तो कीटनाशक के लिए अभाव न रहे, इसका प्रबंध किया गया है। जो श्रमिक हैं हमारे, जिनके बल पर हमारे देश का निर्माण हो रहा है, और ऐसे श्रमिकों को भी हम ध्यान में रख करके, चाहे वह कृषि के क्षेत्र के कामगार हों और चाहे असंगठित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, यह सारे हमारे केंद्र बिंदु हैं और इनके समर्थन से ही हमने 2014 भी जीता था, 17 भी जीता था और 2019 में भी जीतेंगे। सर, इसके साथ साथ एक अहम मुद्दा इस समय जो है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो पिछली सरकारों को कोसते हुए आए हैं, चाहे 26/11 का मामला हो या उससे पहले कई सारे आतंकवादी हमले के, दिल्ली में कई सारे आतंकवादी ब्लास्ट हुए, पूरे देश में कई सारी जगह होते थे। लेकिन एक अहम मुद्दा माना जा रहा है कि सरकार के कार्यकाल में कोई बड़ा आतंकी हमला ना होना। किस तरह देखते हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन सरकार बनी है, उस दिन ही ये फैसला हो गया था कि अब इस देश के अंदर आतंकवादी हमला करने से पहले यह समझ करके भारत में प्रवेश करेंगे, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे कि यहाँ से उनको जिंदा वापस नहीं जाना है।
जिस प्रकार से अभी पुलवामा की घटना हुई है, जिसमें हमारे 40 सैनिकों का बलिदान भी हुआ है, उरी की घटना हुई है, उसमें भी हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ था, लेकिन उस बलिदान का बदला लेने का जो गौरवपूर्ण काम हमारी सेना ने किया है, इससे मैं कहूं कि सेना का भी मनोबल, सरकार का भी मनोबल, देश का भी मनोबल ऊंचा हुआ है कि भारत आज ऐसी सामरिक शक्ति भी है कि अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश है जो अपने दुश्मन को दूसरे देश में घुस करके भी मार करके आने का काम करता है। तो यह एक बड़ा एक विषय निश्चित तौर से जनता के बीच में है और रहना भी चाहिए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद सीमा पर खड़े हमारे जवान गोली का जवाब गोला से दे रहे हैं, अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हो रहा है तो हम आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मार रहे हैं, और हमारे देश के जिन जवानों का बलिदान हुआ है उन बलिदानों की एक एक खून की एक एक बूंद की कीमत वसूल रहे हैं। लेकिन सर, विपक्ष जो है वो आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप जो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं है। अगर सेना के शौर्य की चर्चा करना और सेना की प्रशंसा करना, सेना का अभिनंदन करना, सेना के गौरव पर आनंदित होना, अगर इसका राजनीतिकरण है तो सेना तो देश की है। जो हम गौरव का अनुभव करते हैं, हम भाजपा अनुभव करती है, वो कांग्रेस भी करे, सपा भी करे, बसपा भी करे, अन्य दूसरे राजनीतिक दल करे। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों को सेना पर शक होता है, लेकिन भारत की सेना को, भारतीय जनता पार्टी को सेना पर गर्व होता है। और यह गर्व और शक के बीच की लड़ाई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा इतनी बड़ी जो आतंकवादी घटनाएं हुई और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई किया उसके कारण से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही। नहीं, यह शुद्ध रूप से एक तरफ वह लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बतियाते हैं, सेना की सफलता पर संदेह खड़ा करते हैं, लेकिन एक तरफ भाजपा है और हमारा पूरा एनडीए है जो सेना की कार्रवाई पर गौरव की अनुभूति करता है। तो वह भी गौरव करें, उनको कौन मना कर रहा है, लेकिन वो सवाल उठाते हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। 2017 के चुनाव में बहुत भारी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। सर, 2014 से अगर लेके बात करें, 2014 की जो स्थिति थी, 2017 की जो परिस्थिति थी, 2019 में क्या फर्क आप देखते हैं? क्योंकि तमाम लोगों का मानना है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। जिनका ये मानना है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बने थे, और लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, इस भरोसे के साथ अकेले बीजेपी को ही बहुमत दे दिया। एनडीए के साथ तो हम 300 पार कर गए थे। उस समय जो हमारी स्थिति थी, उस समय तो हमारे पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में इतना काम हुआ है। गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास आप जाइए तो वहां पर आपको यह बताने वाले हर गांव में, हर मोहल्ले में इतनी बड़ी संख्या में लोग मिल जाएंगे कि मोदी जी के कारण से आज हमारे घर में गैस का चूल्हा आ गया है, उस पर हम चाय बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। मोदी जी कारण अंधेरे घर में उजाला आ गया है, वहां भी एलईडी बल्ब जल रहे हैं। मोदी जी के कारण से गरीब के घर में भी शौचालय बन गए हैं। मोदी जी के कारण से ही जो आवासहीन थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिल रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसलिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का एक परिवार निःशुल्क इलाज करा सकता है, सरकार उसका पैसा देगी। यह सुविधा उसको प्राप्त हो गई है। जो किसान है, चाहे 1 बिस्वा वाला हो चाहे 2 हेक्टेयर वाला हो, उन किसानों के लिए भी यह व्यवस्था दी गई है कि 6,000 रुपए सालाना 2-2 हजार की 3 किस्तों में अपनी कृषि की उपज को बढ़ाने की दिशा में वह आगे बढ़ सके, उसका प्रबंध किया गया है। श्रम योगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से कोई मजदूरी करता हो, छोटा मोटा व्यापार करता हो, जिसकी मासिक आय 15,000 तक है, वह एक नॉमिनल कंट्रीब्यूशन करके जब 60 वर्ष का होगा तो वह 3,000 रुपए पेंशन का हकदार भी हो जाएगा।
तो इस समय हमारे पास उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की भी, प्रदेश सरकार की भी। तो जो स्थिति हमारी 2014 में थी, जो हमारी 2017 में थी, उससे बहुत अच्छी स्थिति हमारी 2019 में है। सर लेकिन 2014 में सपा और बसपा और आरएलडी का गठबंधन नहीं था। अब इस गठबंधन के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे? ये गठबंधन करने वालों की मजबूरी मैं समझता हूं। मोदी जी और योगी जी की अगुवाई वाली केंद्र और प्रदेश की सरकार ने इतना काम किया है, जिस काम का कोई अकेले मुकाबला करने का साहस नहीं कर पा रहा था। जिस चुनाव को भाजपा का संगठन और कार्यकर्ता लड़ा करता था, प्रत्याशी लड़ा करता था, उस चुनाव को जब सारे विरोधी मिलकर के एक लक्ष्य बनाए कि हमें मोदी जी को रोकने का काम करना है, तो जनता ने हमारा चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने चुनाव की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तो यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसलिए गठबंधन करके भी, ठगबंधन उसको मैं कहता हूं, गठबंधन नहीं कहता, लेकिन वो ठगबंधन करके भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक नहीं पाएंगे। हम 2014 से अधिक सांसद यूपी से जिताएंगे और 2014 से अधिक सांसद बीजेपी के अकेले देश भर में भी जीतेंगे। हम लोगों को न सपा बसपा लोकदल के गठबंधन से खतरा है और न हमें कांग्रेस से खतरा है। हमें जनता पर पूरा भरोसा है, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है और हमने जो काम किया उसके आधार पर हमें आशीर्वाद मिलेगा, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। यह तीनों अंदर से मिले हैं, मिलकर के ही लड़ लें। एक बार लक्ष्य है हम लोगों का भी कि हम जनता के बीच में जाएंगे कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद दें। और आज परिस्थिति धीरे धीरे इस प्रकार की बन गई है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साहब का कहना है केशव प्रसाद मौर्य जी का, सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक मिले हुए हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, 100 में 60 हमारा है, बाकी औरों में बंटवारा है। ललितपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के पहले केशव मौर्य पहुंचे दातिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा की। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हम बाहर इंतजार करते रहे। दर्शन के बाद केशव मौर्य सीधे पहुंचे सभा स्थल पर, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य जी के एक दिन के दौरे पर हम उनके साथ चल रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं ललितपुर लोकसभा क्षेत्र। ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में वो अपनी राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे हैं और जनता से यही अपील बार-बार कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। केशव प्रसाद मौर्य जी का आजकल यही एक रूटीन बन चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और वो लगातार पूरे दिन में 2 से 3 राजनीतिक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। उसी के चलते अभी ललितपुर में ये राजनीतिक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ललितपुर के बाद उनका जो अगला जो पड़ाव होगा वो प्रयागराज होगा। प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद में फिर यहां से वो पहुंच जाएंगे लखनऊ। तो इसी तरह केशव मौर्य जी का जो दिन भर का जो रूटीन है वो यही चलता है और पूरे दिन आराम से अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद में शाम को मंत्रालय के कामकाज में करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेता नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाइए भूल। या मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार उस समय नहीं थी। इसके कारण केंद्र सरकार के सहयोग के बाद भी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2017 में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का कमल खिला। केंद्र में भी भाजपा और प्रदेश में भी भाजपा, विकास की जितनी तेज रफ्तार उत्तर प्रदेश में योगी जी की अगुवाई में जब हमारी सरकार बनी, केंद्र में तो मोदी जी की अगुवाई में सरकार आपने 2014 में ही बना करके देने का काम किया था। पूरा बुंदेलखंड 2014 में भी हमें सौंपा और 2017 में भी हमें सौंपा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं कि 2019 में भी आप हमें बुंदेलखंड की सेवा करने का उसी प्रकार से अवसर देने वाले हैं। ललितपुर में सभा के बाद बिना रुके और बिना थमे केशव मौर्य फूलपुर के लिए रवाना हो गए।
फूलपुर केशव मौर्य का गृह क्षेत्र है। यहीं से उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता था। फूलपुर पहुंचने पर केशव मौर्य का जबरदस्त स्वागत किया गया। चुनाव प्रचार की कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पहुंच गए हैं अपनी पैतृक लोकसभा सीट फूलपुर। यहां भी वही जोश, वही जुनून, वही उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। पहले सुबह ललितपुर, उसके बाद अभी फूलपुर और इसके बाद लखनऊ। लगातार दिन की दिनचर्या जो केशव मौर्य जी की है उसको हम सुबह से फॉलो कर रहे हैं। किस तरह घर से निकलते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं और किस तरह चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं और उसके साथ साथ अपने मंत्रालय का जो काम है उसको भी करते हैं। तो इसी क्रम में अभी फूलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। जिस तरह लगातार तमाम लोगों ने यहाँ फूलों की माला आप देख सकते हैं, तमाम लोगों ने स्वागत किया क्योंकि उनकी खुद की ये पैतृक लोकसभा सीट है और इस पैतृक लोकसभा सीट से दोगुना प्यार मिलना लाजमी बात है। तो ये अभी आपको थोड़ी देर में संबोधित भी करने वाले हैं पूरी इस लोकसभा क्षेत्र को और अपना फिर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पक्ष में मतदान की मांग करेंगे। रैली को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। परिवर्तन करने का सरकार में हुआ था क्या? उस समय पूरा था और उस समय उस संसद में डुबकी लगाने में नहीं आए। तो मैंने कहा था मुझे आए हो आपका स्वागत है, लेकिन अगर यह डुबकी आए कि देश और प्रदेश की जनता ने कमर खिला करके बता दिया डुबकी लगा रहे हैं। जो कभी मंदिर में जाने से डरते थे कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, आज मंदिर में जाकर के घंटी प्रतिशत आरक्षण गरीबों को जिनको चाहिए था उनको देने का काम किया। एक लोकेश सिंह पटेल जो यहाँ कभी और एक लोकेश प्रजापति पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीतना है तो बहुत देर लगेगी। ये काम नहीं किया। जिस समय पूरा अगला वर्ग और पिछड़ा गोलों की बरसात करना, गिनती भी मत करना, यह काम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार। चुनावी सभाओं के बीच केशव मौर्य लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते रहे और उन्हें जीत का मंत्र देते रहे। इस पूरे सफर में न्यूज 18 की टीम उनके साथ रही। फूलपुर में सभा के बाद शाम हो चुकी थी। केशव मौर्य का काफिला फूलपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। इस तरह पूरा दिन बिना किसी आराम के केशव मौर्य लगातार अपने सियासी मिशन में जुटे रहे। तो आप देख सकते हैं कि केशव मौर्य जी का जो पूरा एक दिन है लगातार राजनीतिक गतिविधियों से भरा हुआ है और तमाम जो राजनीतिक गतिविधियों के बीच में अभी जो मंत्रालयों के काम है वो भी कर रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों में भी लगातार जोर शोर से भाग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 फूलपुर।